हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था इलास्टिसिटी के अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, जहाँ पे हम लोगों ने हुक्स लॉ देखा था और हुक्स लॉ पे ही बेस्ड हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे थे, इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके के कांस्टेंट देखे थे, जैसे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर हम लोगों ने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, फिर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 देखे थे और उनके बारे में अच्छे से पढ़ा भी था। उसी हुक्स लॉ पे बेस्ड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है स्प्रिंग। एक्चुअल में स्प्रिंग जो है ये भी बेस्ड है किस पे? हुक्स लॉ पे। कैसे? चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्प्रिंग के बारे में जानते हैं तो स्प्रिंग भी क्या है? एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जैसा भी बिल्कुल यहाँ भी सेम टू सेम वैसा ही फिनोमिना दिखाई देगा जैसा कि आपको अलग अलग फिनोमिना इलास्टिसिटी के अंदर नजर आते हैं। जैसे अगर हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस स्प्रिंग के ऊपर अगर हम F फोर्स अप्लाई करेंगे तो F फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? स्प्रिंग खींचेगा, हाँ या ना? बिल्कुल खींचेगा सर, स्प्रिंग खींचता है। और स्प्रिंग जब यहाँ से खींचेगा तो मान लीजिए यहाँ पे फिलहाल में इसकी लेंथ कितनी है? x है, लेकिन खींचने से क्या होगा कि इसकी लेंथ के अंदर क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। और डिफॉर्मेशन भी कैसा होगा? इलोंगेट करने वाला, दैट मीन्स यहाँ पे इलोंगेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्या था? ये स्प्रिंग की लेंथ x थी, लेकिन इस F फोर्स के कारण क्या आ जाएगा? इसकी डेल्टा x लेंथ क्या आ जाएगी? है ना? और ये फोर्स जब तक लगा रहेगा तब तक तो ये लेंथ आपको इंक्रीजेज वाली नजर आएगी। अब अगर मान लो आप F फोर्स और बढ़ा रहे हो तो ये लेंथ और बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आप देखते हो जो ही स्प्रिंग को के ऊपर से ये लगा हुआ फोर्स हटा देते हैं तो पुनः ये स्प्रिंग अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का, यस आया आया ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब स्प्रिंग हमारा बेस्ड है इलास्टिसिटी वाले प्रॉपर्टी पे। अब अगर इलास्टिसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा स्प्रिंग तो 100% श्योर है कि सर इलास्टिसिटी आ रही है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा, और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा तभी तो हुक्स लॉ आएगा। जब मैंने हुक्स लॉ बोल दिया तो 100% ये बातें क्लियर है। कैसे हुक्स लॉ पे बेस्ड है समझ में आ रहा है? क्योंकि भैया इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा। खुद ही देख सकते हैं आप, शुरुआत में एक्स लेंथ थी लेकिन एफ फोर्स लगाने से क्या हुआ? इसकी लेंथ में एलोंगेशन आ गया, इंक्रीज हो गई लेंथ। और फिर से जो ही मैंने फोर्स हटाया जो फोर्स लगाया था, जिस फोर्स के कारण ये आगे बढ़ी थी, जो ही हटाया फिर से पुरानी अवस्था में आ गई। तो 100% क्या है? इलास्टिसिटी है। अब क्वेश्चन है कि ठीक है सर यहाँ पे इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब स्ट्रेस भी होगा? हाँ बिल्कुल स्ट्रेस होगा। स्ट्रेन भी होगा? बिल्कुल स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन तो आपके सामने नजर आ रहा है। चलो स्ट्रेस अभी मैंने नहीं दिखाया लेकिन स्ट्रेन तो नजर आ रहा है ना, विकृति तो नजर आ रही है। पहले एक्स था, डेल्टा एक्स बढ़ गया, यही तो स्ट्रेन आया ना। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन निकालूं तो कितना मिलेगा सर? वो मिलेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा एक्स। टोटल लेंथ कितनी थी? एक्स। खत्म। क्लियर है? टोटल का मतलब ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, और ये इलोंगेशन वाली लेंथ है, ठीक है ना? इलोंगेटेड लेंथ। अब समझिएगा स्ट्रेस की बात। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस वो फोर्स होता है जो उस ऑब्जेक्ट को पुनः उसकी पुरानी अवस्था में लेके आता है। अब देखिए, जब आप इस स्प्रिंग के ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाओगे तो 100% इधर क्या होगी? एक फोर्स अंदर की ओर डेवलप होगी, यस और नो? बिल्कुल। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्प्रिंग फोर्स क्या है सर? ये स्प्रिंग फोर्स इस फोर्स का स्ट्रेस है, यानी इस फोर्स के कारण एक स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस फोर्स ये फोर्स क्या चाहती है? इसको आगे बढ़ाना, जबकि स्प्रिंग कहाँ चाहता है? यहाँ पे जहाँ पे है वहीं पे रहना, क्योंकि यहाँ पे रहने से वो स्टेबल है, और जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल। तो ये क्या चाहेगा? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अंदर की ओर एक फोर्स जनरेट करेगा। तो जितना हम आगे की ओर एक फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इधर स्टोर होती जाएगी स्प्रिंग फोर्स के रूप में होती जाएगी, और ये मेरा जो स्प्रिंग फोर्स है यही मेरा क्या है भैया? स्ट्रेस है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल। यानी ये मेरा क्या है भाई? स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर है? अच्छा, अब
यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ी बातें और समझिएगा। क्या समझे सर? जैसे आपको पता है कि हम अगर स्ट्रेस को पकड़े तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्ट्रेन। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, अब स्ट्रेस है क्या? तो सर स्ट्रेस है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? तो सर हमारे पास आया है सर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? तो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रेन है ना। अब मैं अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ, अगर यहाँ पे स्ट्रेन को, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लिख सकता हूँ। या नॉर्मली अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कितना इंक्रीजमेंट इसके अंदर आया है बताइए? सिंपली अगर देखा जाए तो कितना आया है? डेल्टा एक्स ही आया है। तो आप स्प्रिंग का फॉर्मूला देखे होंगे, जानते हैं स्प्रिंग का फॉर्मूला फोर्स का? वो क्या आता है सर? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा एक्स। यही आप फॉर्मूला देखे होंगे, ये देखे होंगे आप अपने जीवन काल में। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या बनता है? F इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो आखिर ये आया कहाँ से? तो ये आया है यहाँ से। कहाँ से आया है? यहाँ से। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ बोलिए, समझ में आएगा? जैसे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेस की जगह पे मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? फोर्स ऑफ एसपी। क्या यहाँ पे एरिया लेता कि नहीं लेता? अरे भाई एरिया लेता, हाँ या ना? कैसे? भाई इतना तो समझदार है, लेकिन इतना ही समझदारी नहीं है। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यस और नो? अरे हाँ ना बोलिए। और ये बताओ स्प्रिंग का एरिया होता है, स्प्रिंग के पास लेंथ होती है, ठीक है? चलो देख लो कैसे ये फॉर्मूला आता है। जीवन काल में आप यहीं पे कंफ्यूजन लेके क्रिएट होते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, मैंने डायरेक्ट एसपी डाल दिया, आपने एसपी लिख दिया। नहीं सर, स्प्रिंग फोर्स मेरा क्या होगा? फोर्स होगा, और एरिया क्या होगा? एक्स होगा, होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेन क्या होगा सर? स्ट्रेन होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और वो भी कैसा होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे ये कैसा होगा? माइनस वाला होगा। क्यों माइनस वाला होगा? ध्यान दीजिएगा। इलांगेशन किस साइड में हो रही है? आगे की साइड में। फोर्स किस साइड में? इस साइड में। और ये वाला फोर्स किधर की है? इधर की है। सिंपल बेसिस पे मैं बोलूं तो इलांगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट की ओर है ना, ये अंदर की ओर है, इलांगेशन किधर की ओर हो रहा है? बाहर की ओर। तो उस कंडीशन में ये किस में रखा जाएगा? माइनस में। अच्छा, अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर सकते हो, हाँ या ना? क्या हो गया? माइनस एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो क्या आ गया मेरे पास? माइनस एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स, और ये माइनस को उधर कर दो तो बन गया मेरे पास एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ गया समझ में? स्प्रिंग के अंदर एरिया नहीं होता है, एरिया नहीं होता है, क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है? यहाँ पे हम लेंथ को लेंगे, एरिया की जगह पे किसको लेंगे? और लेंथ क्या है? क्लियर है? तो क्या मिल गया मुझे? फोर्स ऑफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आना बोलिए। ये फॉर्मूला क्यों आया, कहाँ से आया, क्या इतनी बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ पे बस याद क्या रखना है कि एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया है? लेंथ में, तब जाके ये फॉर्मूला आया है। और देखिए ये हुक्स लॉ है कि नहीं है? हुक्स लॉ पे बेस्ड है कि नहीं है? तो सोचिए आप अपने जीवन काल में जो फार्मूला पढ़े थे स्प्रिंग फोर्स का, वो किस पे बेस्ड था? हुक्स लॉ पे। लेकिन आज तक आपको पता ही नहीं चला, है ना? क्योंकि आज तक आप जो स्प्रिंग फोर्स से पहले पढ़ते आए हुए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? एम में होता था। तो हम देख रहे थे सर ना यहाँ पे एम नजर आ रहा ना ही ए नजर आ रहा है, दोनों चीजें नजर नहीं आ रही हैं। ये क्या है? जीवन भर आप क्वेश्चन आंसर करते आएंगे अपने आप से, है ना? लेकिन आज देखिए इसका आंसर हमको नजर आया कहाँ से? हुक्स लॉ से। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? अब के क्या है इसमें? तो सिर्फ सर सीधा सीधा मतलब है के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे सर ये तो वही कहानी हो गई कि जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हम करते हैं, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ता है, यानी सिग्मा की जगह पे सॉरी सिग्मा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ई आ जाता है, और इसके बाद ये स्ट्रेन के लिए ये पोर्शन। अब ये ई क्या था? तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट था कि नहीं था? है ना? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इलास्टिसिटी कांस्टेंट पे ही तो सब निर्भर करता है। अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग देखे हुए हैं। हम लोगों ने देखा हुआ है
कि अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेके आ रहे हैं तो उस कंडीशन में यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी आता है ना। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी आता है जब हम वॉल्यूम के अंदर चेंज लेके आते हैं। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है जब टेंजेंशियल उसको क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, टेंजेंशियल चेंज लेके आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। और हमने ये सीखा था कि जितना इस ई का मान बड़ा होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लाना कठिन है। जितना इस ई का मान ज्यादा उतना ही कठिन है क्या करना, डिफॉर्मेशन लाना, यानी उसके अंदर चेंज लाना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा के के अंदर। के की वैल्यू जितनी ज्यादा स्प्रिंग की, देखिए हर स्प्रिंग का के का जो मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग। जैसे यहाँ पे ई डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। जैसे याद रखेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर। वैसे सेम कहानी कहाँ पे होती है भैया, सेम कहानी स्प्रिंग वाले में। मैं कह रहा हूँ कुछ मत समझो, सिंपल वही समझो कि उसी का रूप है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट भी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप खुद लिख लोगे। मैं मटेरियल प्रॉपर्टी लिख ही देता हूं मैं। मटेरियल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। ठीक है, यस और नो। अब मान लेता हूं कि किसी स्प्रिंग को मैंने पकड़ा, उसका के की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको खींचना उतना ही कठिन। समझ में आ रहा है, सेम फिनोमेना, जिसका ई ज्यादा उसको डिफॉर्म करना उतना ही कठिन। वैसे ही जैसा कि जिस स्प्रिंग का के ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन, मतलब उसको खींच के उसकी लेंथ बढ़ाना उतना ही क्या होगा, कठिन है। ठीक है, अगर इतनी बात आपके मन में आ गई, यानी दिमाग में आ चुकी है, तो आप नेक्स्ट पोर्शन पे जा सकते हैं। क्लियर है। अभी स्प्रिंग फोर्स आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हुक्स लॉ से ही हम चल रहे हैं। हुक्स लॉ इसके पहले वीडियो के अंदर भी बात की गई थी और हुक्स लॉ की बात इस वीडियो के अंदर भी की जाएगी, लेकिन स्प्रिंग के पर्पज से इस वीडियो के अंदर हम चल रहे हैं। ठीक है, बस पूरी कहानी किसके ऊपर बेस्ड है, स्प्रिंग के ऊपर। क्योंकि हमने देखा है कि जो इलास्टिसिटी, क्यों आखिर हम स्प्रिंग को यहाँ पे लेके आए, क्योंकि एक्चुअल में स्प्रिंग के अंदर वो जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जिस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आप देते हो कि भैया फोर्स लगाओ डिफॉर्मेशन आ जाए, फोर्स हटा दो डिफॉर्मेशन खत्म, तो वो प्योरली और क्लियरली आपको कहाँ नजर आएगा, स्प्रिंग के अंदर। तो अगर हम बोले कि इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो वो है स्प्रिंग। और इसीलिए हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। और स्वयं सोचिए कि स्प्रिंग का फॉर्मूला तक कहाँ से आता है, फोर्स तक डिराइव होता है हुक्स लॉ से, जिस हुक्स लॉ को हम कहाँ यूज करते हैं, इलास्टिसिटी के लिए। तो आई होप आपको फील आ गया होगा कि इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग ही आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा। क्लियर है, ऐसा नो। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे कहाँ बढ़े सर, तो आगे देखिए क्या होगा। पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अगर हम बात करें स्प्रिंग की, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं सिंपल बोल लेता हूँ, एक स्प्रिंग है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को इस साइड F फोर्स से खींचा जा रहा है, मतलब F1 फोर्स से, और इधर F2 फोर्स से। स्प्रिंग एक ही है, लेकिन दोनों सिरों को अलग अलग फोर्सेस से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो सपोज कर लो अगर मैं F1 फोर्स लगा के अगर इधर खींचूंगा तो इधर इलोंगेशन होगा, बिल्कुल होगा। मान लेता हूँ इधर कितना हो रहा है, x1, और अगर इधर खींच रहा हूँ तो मान लेता हूँ कितना हो रहा है, x2 हो रहा है। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स डिराइव करूँ तो क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स डिराइव करूँ तो क्या आएगा बताइए। तो सर स्प्रिंग फोर्स डिराइव करेंगे तो आप आएगा -k, और फिर क्या आता है, डेल्टा x, यही आता है ना, मतलब डेल्टा x ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो डेल्टा x क्या होता है सर, डेल्टा x मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया है,
अब एक बात बताओ, शुरुआती दौर में मैं मान लेता हूँ कि स्प्रिंग कितना था, पहले x था, लेकिन जब F1 फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में कितना बड़ा है, x1, और जब x2 फोर्स लगा तो किधर, सॉरी F2 फोर्स लगा तो इधर की डायरेक्शन में कितना बड़ा है, x2। तो टोटल चेंज कितना आया सर, इधर x1 बढ़ गया, इधर x2 बढ़ गया, तो मतलब इधर x1 और x2 दोनों मिला लो तो पता चल जाएगा टोटल चेंज कितना आया है। यही तो चेंज है। यानी पहले मान लेता हूँ कि 5 मीटर की लेंथ थी, इधर 2 मीटर खिसक गया और इधर 1 मीटर खिसक गया, तो टोटल चेंज कितना है, 5 मीटर तो पहले था ही, अब कितना एक्स्ट्रा हो चुका है, तो 2 इधर और 1 इधर, ये टोटल 3 मीटर। यानी कितना चेंज आया इन दोनों फोर्सेस के कारण, 3 मीटर। कैसे पता चला, तो सर इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा सर माइनस के x1 प्लस x2, ऐसा लो। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ से हम डिराइव कर लेंगे, कब, जब दोनों साइड से फोर्स कर रहा हूँ तब। क्लियर है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखे जाए, जैसे स्प्रिंग को हम लोग आगे जाके जानते हैं किससे समझ करने वाले हैं, आगे जाके हम समझ करने वाले हैं टेंशन फोर्स से, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लाइक अ टेंशन फोर्स। कैसे ये आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी से स्प्रिंग लटका हुआ है, ठीक है, और इस स्प्रिंग से मैंने m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, लगा दिया। इसकी नॉर्मल लेंथ क्या थी भैया, पहले x थी, क्या थी, x, ठीक है। लेकिन m मास जब लटका दोगे तो इस m मास के ऊपर क्या लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा सर, m इंटू जी, mg लगने लगेगा, और इस mg के कारण इसकी जो लेंथ होगी वो इलॉन्गेट कर जाएगी, नहीं कर जाएगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये आ गया। तो क्या हुआ सर, पहले x था, लेकिन अभी क्या हो गया, डेल्टा x क्या हो गया, फिर से बढ़ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताइए कि फोर्स कितना होगा, मतलब क्या यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बनाओगे, सिंपल वही काम करेंगे सर। मुझे पता है FSP क्या होता है सर, FSP इज इक्वल टू होता है माइनस के, क्या होता है सर, डेल्टा x, जितना चेंज आया उसको लिख दो। लेकिन यहाँ पे FSP किसके बराबर होगा, ये जो FSP है वो किसके बराबर होगा सर, वो mg के बराबर होगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा किसके बराबर, सिंपल मतलब समझो, हमको ये पता है ना भैया कि FSP इज इक्वल टू वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वही ना, नहीं समझे सर, अरे टेंशन कहाँ ले रहे हो। जैसे कि इलास्टिसिटी के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि भैया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस वही उतना ही उत्पन्न एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, यानी जितना डिफॉर्मेशन फोर्स लगेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं ना, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर मोशन नहीं लेके आता है, एक्चुअल में डिफॉर्मेशन लेके आता है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलते, हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, है ना। अब जितना मैं एक ऑब्जेक्ट को खींचूंगा, मैं खींचूंगा, उतना ही ऑब्जेक्ट खींचेगा। अब मैं खींच रहा हूं तो जो मैं क्या कर रहा हूं, उसके शेप के अंदर चेंज ला रहा हूं, तो इसका मतलब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और मेरे इस फोर्स लगाने के कारण ही उसके अंदर क्या आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स उत्पन्न हो रहा है। क्या उसके पहले स्प्रिंग फोर्स था, अगर स्प्रिंग फोर्स उसके पहले होता तो स्प्रिंग और दबती ना, लेकिन ये दबेगी कहाँ, ये तो नहीं दब रही थी जब तक मैंने इसके ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट नहीं लटकाया। उसके पहले स्प्रिंग नॉर्मल अवस्था में चुपचाप बैठा हुआ था, ना ये अंदर जा रहा था ना बाहर, लेकिन जो ही मैंने इसको लटकाया तो मुझे क्या नजर आ रहा है, इस mg के कारण ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसी कारण इधर ऊपर की ओर इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होना स्टार्ट हो गई, और जो ही मैंने इस m को हटा दिया तो ही पूरा पुरानी अवस्था में चली गई। तो इसका मतलब कोई फोर्स रहा होगा तब ना, तो फोर्स कौन था, स्प्रिंग फोर्स था। तो स्प्रिंग फोर्स जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने खींचा। हम एक रबड़ को जब खींच रहे हैं तो उसके क्या हो रहा है कि जो ही छोड़ेंगे तुरंत तो पुरानी अवस्था में चला जा रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स उसको फिर से लेके आ गया ना अपनी पुरानी अवस्था में। लेकिन उसके पहले वो फोर्स था क्या, जब हमने लगाया, जब हमने नहीं खींचा तब तक वो ऐसी ही अवस्था में था, नॉर्मल जैसे रहना चाहिए वैसे ही रह रहा था, लेकिन जब हमने खींचना स्टार्ट किया तब उसके अंदर फोर्स आना स्टार्ट हुआ। और ये क्यों आता है ये मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है। समझ पा रहे हैं। जब मैं उसको खींचूंगा, स्ट्रेच करूंगा तो डिफॉर्म कर रहा हूँ, और वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इस कारण वो अपने अंदर जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके रिएक्शन के रूप में वो क्या कर रहा है, एक और फोर्स अपने अंदर स्टोर कर रहा है, और उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ से आ रही समझ में आ रहा होगा, ये स्प्रिंग फोर्स उतना ही आएगी जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगूंगा। और यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कौन सा है सर, mg है, तो ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी,
सर mg के बराबर। और मुझे पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, यानी यहाँ पे माइनस के इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा mg के बराबर। क्लियर है? आया ना? इसमें कोई दुविधा? बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे सर टेंशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब यही से तो स्टार्ट है टेंशन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है सर? ऊपर की ओर लग रहा है mg, इतना ही तो लग रहा है। तो नीचे की ओर mg है, ऊपर की ओर भी क्या लगेगा mg। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस तो आएगा ना, एक सिचुएशन तक तो एक खींचा जाएगा, सिचुएशन के बाद रुक जाएगा, ऊपर की ओर बैलेंस हो जाएगा mg। समझ पा रहे हैं? जब तक आपसे अब सुनो, बहुत जरूरी है समझना, तो कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा दिक्कत आएगा। शुरुआत में जब ये mg लगेगा तो क्या होगा, ये नीचे जाने लगेगा स्प्रिंग, लेकिन एक कंडीशन के बाद क्या होगा, एक कंडीशन के बाद ये जो फोर्स है mg, सॉरी ये खींचना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा भाई, मैं भी रबड़ को खींच रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो एक लिमिट तक तो स्ट्रेच होता है, एक कंडीशन के बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि रबड़ ने उतना फोर्स अपने अंदर रख लिया है कि वो अब मेरे फोर्स का अप्लाई क्या कर पा रहा है, जवाब दे पा रहा है। तो होता क्या शुरुआत में एफएसपी क्या होता है, छोटा होता है, स्प्रिंग फोर्स 0 होता है। इधर मैं खींच रहा हूँ, तो mg तो बदल नहीं रहा है, mg तो उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, ये नीचे की ओर जा रहा है। मान लो अगर 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहेगा, और अभी पहले क्या है 0 है, एफएसपी कितना है 0, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो अभी धीरे धीरे 10 न्यूटन, चूंकि इधर नीचे बड़ा है, नीचे क्या है ज्यादा है, तो ये नीचे जा रहा है। लेकिन जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर फोर्स बढ़ रहा है। और एक कंडीशन आ जाएगी कि इसके पास भी कितना फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन। तब जो ही इसके पास फोर्स का जो मान होगा 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग खींचना बंद हो जाएगा। किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं किसी स्प्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को लटकाऊंगा तब। समझ पा रहे हैं? यस और नो? क्या होगा, फिर से ऑब्जेक्ट को लटकाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट की के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर जाने लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स मतलब ऊपर बुलाने वाला फोर्स या उसको उस स्थिति में रखने वाला फोर्स अभी 0 है, लेकिन जो ये नीचे जाना स्टार्ट होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स स्टोर होना स्टार्ट होगा। और एक कंडीशन में इसके पास भी 10 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी, तो उस कंडीशन में ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन बराबर हो गया ना, तो नीचे वाला एक ऊपर वाला दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा, रुक जाएगा स्प्रिंग, अब नहीं फैलेगा, स्ट्रेच नहीं होगा। है कि नहीं है? कि हमेशा होते रहता है स्प्रिंग, हमेशा नहीं होता है। बिल्कुल, क्या बात समझ में आ गई? और जब ये रुकेगा तो इसका मतलब कौन सा केस आ गया, इक्विलिब्रियम का केस आ गया। अब थोड़ा यही कहानी अब टेंशन फोर्स के अंदर हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे कहानी में हम स्प्रिंग के यहाँ पे एक रस्सी लेते हैं, और रस्सी के अंदर मान लेता हूँ 10 न्यूटन का मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, लटका दिया, तब क्या होगा सर, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे, 10 न्यूटन का सॉरी 10 न्यूटन मैंने लिख दिया, 10 kg होगा, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा नीचे की ओर सर, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की ओर। आया ना? कौन खींच रहा है, धरती में, इन धरती में इसके ऊपर नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगी 100 न्यूटन। ठीक है, तो इस 100 न्यूटन को रजिस्ट करने के लिए रस्सी अपने अंदर एक फोर्स तैयार करेगी, और क्या होगी टेंशन फोर्स, और वो भी कितना होगा 100 न्यूटन। अगर ये 100 न्यूटन नहीं कर पाई तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन अगर ये 100 न्यूटन कर ली तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। स्प्रिंग में भी तो ये हो रहा है भाई, एक लिमिट के बाद रुक रहा है ना, तो रोक कैसे ली, तो इसने जितना फोर्स होना चाहिए, मतलब जितना धरती में ने फोर्स लगाया उतना फोर्स इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया, इसलिए तो रुक गई। तो वहाँ रस्सी भी रोक ले रही है, और यहाँ पे स्प्रिंग भी रोक ले रहा है, दोनों के केस इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ओके, अभी और मजा आएगा तब जब आपको पता चलेगा ये कि जैसे कि एक टेंशन फोर्स एक सेम रस्सी के अंदर सेम होता है, वैसे ही स्प्रिंग के अंदर भी सेम होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। क्या समझाया अभी तक, समझ में आ रहा होगा, है ना? कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं लटकाता हूँ तो कहानी वैसे ही चलती है जैसे चलनी चाहिए। हाँ, ध्यान देंगे कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, कि रस्सी तुरंत टेंशन फोर्स जो सॉरी यहाँ पे रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो तुरंत क्या कर लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत नहीं करेगा, यहाँ पे पहले डिफॉर्म होगा, धीरे धीरे इसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्टोर हो गया उतना एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स जितना पहले था तो फिर रुक जाएगा। क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई, सबसे पहले यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और देखिए टेंशन से कैसे ये टेंशन रिप्लेस होता है। ठीक है, कैसे रिप्लेस होगा ये टेंशन स्प्रिंग से? देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक पुली लेता हूँ, जैसे पुली आप देखे भी होंगे,
ऐसे से रस्सी को ऐसे बांध देता हूँ और रस्सी से दो ब्लॉक लेता हूँ, एक लेता हूँ m मास का और दूसरा लेता हूँ 3m मास का, ठीक है, एक m मास का और दूसरा 3m मास का। अब मैं ये मानता हूँ कि भाई ध्यान से समझना है, आपको पता है, अच्छा ध्यान से समझिएगा कि ये 3m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो 3mg लग रहा होगा, इसके ऊपर mg। आपको ये भी दिख रहा है कि देखिए पहली बात तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही रस्सी से बांधे गए हैं तो इनके अंदर जो टेंशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम। ये तो पता है इतना, बिल्कुल सर, सेम स्ट्रिंग के अंदर सेम, ठीक है। अब थोड़ा सा फील करिए, इधर मास ज्यादा है, इधर 3 गुना है और इधर क्या है, कम, तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा और इधर जो फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों में ये वाला फोर्स बड़ा होगा ना, ये वाला फोर्स बड़ा होगा तो ये नीचे खींचेगा ना, जब ये नीचे खींचेगा ये एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा ना, बिल्कुल। अगर ये एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा ना, है ना, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन छोटा हो गया, mg यहाँ पे, सॉरी mg छोटा हो गया, टेंशन बड़ा हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन छोटा हो गया, mg बड़ा हो गया ना, है ना। इस ब्लॉक के ऊपर अगर टोटल फोर्स देखें तो कैसे पता चलेगा, सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टेंशन से mg को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम बता रहे। दो मासेस थे, एक मास m दूसरा मास 3, इसके ऊपर 3 गुना mg फोर्स लगेगा, 3 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसका 3 गुना मास इधर है, एक ही रस्सी से बांधे हुए, इधर भारी है इधर कम है, तो भारी वाला नीचे सरकाएगा नहीं, कर सरकाएगा, नीचे सरकाएगा, ये एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, रेहाना बोल दीजिए, ठीक। ये नीचे की ओर जाएगा, अच्छा नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब इसका टेंशन इसको नहीं रोक पा रहा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखूं टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो सर टोटल फोर्स तो ये सबसे बड़ा फोर्स है 3mg माइनस क्या होगा, ऊपर की ओर कितना फोर्स पड़ रहा है 30, और घटाने के बाद मुझे मिलेगा इसका ma मतलब 3ma, भाई ब्लॉक का मास क्या है 3ma है ना, तो 3ma होगा ना, तो टोटल फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा 3ma। जब मैं इसमें घटा दूंगा तब मुझे पता चलेगा टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना लगा हुआ है। क्लियर है, रेहाना बोलिए अब। बिल्कुल सर। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ब्लॉक के ऊपर देखूं m मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा सर, यहाँ पे ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये 100% ऊपर की ओर जाएगा, रस्सी एक ही है, पुली एक ही है, ये ऊपर की ओर सरकेगा, ऊपर की ओर सरकेगा, इसका मतलब टेंशन बड़ा है ना, mg छोटा है ना, तभी तो टेंशन ऊपर की ओर लेके जा पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन बड़ा है, mg क्या है छोटा है, mg नीचे की ओर है, टेंशन ऊपर की ओर, इसमें माइनस करूंगा तो मैं देखूंगा इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर लगेगा m। आया ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया मैंने, अरे हाँ ना बोलिए, दो सर, ठीक। अब यहाँ पे ले लिया मैंने, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व होगा, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो 4m में हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा भाई, तो देखिएगा 3mg में से 1mg चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2mg हो जाएगा। अच्छा मुझे अगर a का मान अगर यहाँ से चाहिए तो इसको इसके नीचे भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2mg अपॉन 4m इज इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, 2 जा 2 2 2 जा 4, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया g/2। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका आधा, लग रहा होगा। इससे क्या निकाल लिया सर, इससे हमको कुछ निकला नहीं है, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, अब वो कॉन्सेप्ट यहीं पे था। अभी कैसे, अभी आपको आगे फील होगा। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, क्या देखा, ये था हमारा ऐसे करके स्थिति स्प्रिंग की, और यहाँ पे था हमारा मैंने एक सेम में स्ट्रिंग को लिया था, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग, ये क्या आपका स्प्रिंग और ये क्या है आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, और यहाँ पे स्प्रिंग को लिया, सेम ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ भी सेम ऑब्जेक्ट को डाला, तो यहाँ वाले में कहानी क्या बनी कि यहाँ वाले पे ऑब्जेक्ट नहीं नीचे और ऊपर जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा, सिंगल वाले केस में रहेगा, अरे हाँ ना बोलिए, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में कुछ देर बाद आएगा, तुरंत नहीं आएगा, ऐसा लो कुछ देर बाद आएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर, क्योंकि शुरुआती दौर में ही इक्विलिब्रियम में है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ देर बाद आएगा, कब आएगा, जब मेरा x डेल्टा x चेंज आएगा, है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है FSP, ये FSP किसके बराबर होगा सर, FSP बराबर होगा mg के, और FSP की वैल्यू होगी प्रॉपर क्या होगी, अरे भाई
समझिए ध्यान से, जब इस m ऑब्जेक्ट से मैं को लटका दूंगा तो नीचे की ओर सरकेगा तो डेल्टा x लेके आएगा ना, चेंज लेके आएगा। वो डेल्टा x चेंज के कारण यहाँ पे FSP उत्पन्न होगा और ये FSP कितना होगा सर माइनस k इंटू डेल्टा x होगा। और ये कुछ देर बाद FSP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना करने के बाद यानी डेल्टा x चेंज लाने के बाद ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसको बैलेंस कर लिया ना, इस mg को जो नीचे खींच रहा था उसको इसको बैलेंस कर लिया। इसका मतलब FSP मेरा किसके बराबर हो जाएगा, FSP किसके बराबर हो जाएगा mg के। कब बराबर होगा, जब ये डेल्टा x चेंज ला देगा तब। इसका मतलब FSP की जगह पर मैं डाल सकता हूँ तो माइनस k इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ आया। अब मैं यहाँ से उत्पन्न कर रहा हूँ इन चीजों को कि अगर मैं डेल्टा x निकालना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg अपॉन k, वो भी माइनस में, ठीक है ऐसा मिल जाएगा। mg की जगह पर टेंशन भी तो लिख सकते थे है ना, लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मुझे माइनस t अपॉन मिल जाएगा। टेंशन से भी हम रिलेशन निकाल लेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी आपको फील नहीं आया है ना, फील कहाँ से लेके आऊँ मैं, इसी चीज को स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो बस आ जाएगा फील। इसी चीज को किससे रिप्लेस कर दो, स्प्रिंग से। मैंने वहां पे चीजें दिखा दी आपको, अभी यहाँ पे देखो कैसे चीजें एक साथ आएंगी। मैं यहाँ पे मिटा दूं, मिटा देता हूँ, इसको मिटा रहे हो इस रस्सी को, इसके जगह पे मैं किसको लगा रहा हूँ, इसको लगा दिया। अब यहाँ भी लगा दूंगा भाई, बाकी सब चीजें चेंज सेम रहेगी, बस मैंने क्या किया ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा फील करना, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से समझो। 100% यहाँ पे कितना लगने वाला है mg और यहाँ पे कितना लगने वाला है लगने वाला है। अब यहाँ पे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस आ चुका है, इक्विलिब्रियम का केस आ चुका है, इक्विलिब्रियम का केस आ चुका है। मतलब जितना इसको फैलना चाहिए, जितना इसको फैलना चाहिए, डेल्टा x आना चाहिए ना एक्सपेंशन, डेल्टा x के बाद ये क्या कर लेगा, अब ये नहीं जाएगा ना ऊपर जाएगा ना नीचे मोशन होगा। तो इस कंडीशन में मैं ये मान लूंगा कि वो केस हो चुका है। यानी आपने क्या किया, स्प्रिंग लिया, तो स्प्रिंग से पहले ऑब्जेक्ट को बांधा, तो ऑब्जेक्ट को जितना नीचे जाना था वो जा चुका है, अब आपने बांधा हुआ है इसको। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने इस इधर क्या किया, m मास के ऑब्जेक्ट को उस स्प्रिंग से बांधा, फिर इस स्प्रिंग को लाए इस इंट पे, फिर 3m से बांध दिया। अब बांधने के बाद ये भी जितना नीचे जाना था जा चुका है। अब क्या होगा, अब मैं इसको इस पुली के ऊपर रख दूं तो सेम कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ये स्प्रिंग कन्वर्ट हो चुका है रस्सी के अंदर, जैसा रस्सी के अंदर कहानी उत्पन्न होगी वैसे सेम कहानी यहाँ पे उत्पन्न होगी। फील करो, एक बार एज्यूम कर लो, एक बार एज्यूम मेरे पास ऐसे स्प्रिंग है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक रस्सी क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग आता है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड में स्प्रिंग का जुगाड़ करता हूँ फिर मैं आगे बताता हूँ। सर वो हटा दीजिए। तो देखिएगा ये यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को देख पा रहे होंगे, किसी तरह से मिला है ये। कई लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ा है, तब जाके वहाँ पे पर्दा वगैरह लगा था, वहाँ से निकाल के लाना पड़ा पूरा। तो देख पा रहे होंगे ये स्प्रिंग आप लोग जीवन काल में अपने देख रहे होंगे। सेम कहानी मैंने यहाँ पे स्प्रिंग को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वो तो देख रहे हैं फोर्स, इतना फोर्स से मोशन होते ही रह रहा है, होते ही रह रहा है, होते ही रह रहा है। देखिए गुड, अभी रुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, वो फोर यहाँ पे मैंने रख दिया, सेम कहानी है। मैंने यहाँ पे m को रखा है, यहाँ पे 3m को रखा है। मैंने बोला था कि भैया ये स्टैटिक कंडीशन में आ चुका है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस चल रहा है। मतलब इसके ऊपर जब मैंने इसके ऊपर रखा तो ये जितना तनना चाहिए नीचे की ओर उतना तन चुका है। वैसे ही इधर भी जब मैंने लटकाया तो जितना तनना चाहिए, जितना इसके अंदर डिफॉर्मेशन आना चाहिए आ चुका है। अब ये भली भांति किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एक स्ट्रिंग की तरह, समझाएगा, रस्सी की तरह। कब, जब हम इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट ऐसे लटकाएंगे। लेकिन ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा कि जब तक कि फोर्स आपका क्या ना हो जाए, जब तक कि ये आपका फोर्स नहीं बन जाएगा, यानी जो FSP होगा इसके बराबर नहीं होगा, तब तक इक्विलिब्रियम का केस नहीं आएगा। इस केस में ही इक्विलिब्रियम का केस आएगा, ठीक है। यानी FSP 0 होगा तब ये कहानी नहीं बनेगी। क्लियर है, डिफॉर्म हो चुका है, एक केस तक डिफॉर्म हो गया, अब उसके बाद ये क्या होना चालू कर देगा, तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, यस
जब यहाँ पे स्प्रिंग लगाओगे आप तो ये ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहले डिफॉर्मेशन आएगी, डिफॉर्मेशन के बाद मोशन आएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो ये कहानी आपको पकड़ लेनी चाहिए क्या, कि मान लीजिए जो स्ट्रिंग है वो किसके बराबर हो गया, स्प्रिंग के बराबर, यानी स्प्रिंग हमारा स्ट्रिंग के बराबर हो गया, सिंपल मतलब ये। तो अगर आपसे कोई बोल दे, मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो फील कराना चाहता हूँ, वो क्या कराना चाहता हूँ, तो मैं ये कराना चाहता हूँ कि स्प्रिंग स्ट्रिंग की तरह काम करता है। जैसे वहां पे टेंशन उत्पन्न होता है वैसे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स उत्पन्न होता है, और ये स्प्रिंग फोर्स टेंशन फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे FSP इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है FSP इज इक्वल टू mg, और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ FSP इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, FSP इज इक्वल टू टेंशन, स्प्रिंग वर्क लाइक स्ट्रिंग, इतना याद रखना है, इस पूरे का अर्थ ये है। और अभी आपको फील और आएगा जब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, स्प्रिंग वर्क लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन केस क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। डिफॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे याद रखेंगे FSP, में बार बार बोल रहा हूँ, इस बार फिर से समझ लीजिए, K इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 0 है FSP, तब उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये FSP डेल्टा क्या बोलते हैं FSP तभी किसके बराबर होगा, टेंशन के, जब ये FSP की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, 10 बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, और ये फील भी कर लेंगे आप। यानी एक स्प्रिंग तभी आपको टेंशन की तरह काम करते हुए नजर आएगा, तभी रस्सी की तरह काम करते हुए नजर आएगा, जब इसके अंदर होने वाला जो डिफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अदरवाइज जब आप इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे, 3M का जो ऑब्जेक्ट है इसको लटका देंगे आप, तो फिर क्या होगा, ये पहले डिफॉर्म होगा, मोशन नहीं होगा, पहले डिफॉर्म होगा, तब जाके मोशन स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि तब टेंशन स्टार्ट होगा। ये पकड़ लीजिए, ले जाके इसमें फिर से पर्दा लगा के फिर से वहाँ पे डाल दीजिएगा, तो फिर मम्मी आपकी छोड़ेंगे आपको। ठीक है, अब चलिए एक साइड हम क्या कर लेते हैं, एक साइड यहाँ पे रस्सी लगा लेते हैं। चलिए दोनों साइड स्प्रिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं दिक्कत है, हमको काम वैसे भी करना है, ऐसे भी करना है। अब मैं अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको क्या नजर आए, अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स निकालूँ इस कंडीशन में, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स निकालूँ, तो ये FSP इस M को कंट्रोल कर रहा होगा, इस mg को कंट्रोल कर रहा होगा, यहाँ भी FSP होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, 3M को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन सीधी बात है कि जब ये डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा ना। अभी थोड़ा थोड़ा फील करिए, एक ही बार पूरा फील कर लेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ का जो FSP होगा ये इस mg को कंट्रोल कर पा रहा होगा, नहीं सर, जब ये FSP जब इसको इक्विलिब्रियम के केस में लेके जाओगे, समझो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ भी है, ऐसे समझ लो यहाँ भी है, तब तो टेंशन है ही नहीं, तब इक्विलिब्रियम के केस में दोनों एक ही जगह पे एक बराबरी पे रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पे 3M मास का ऑब्जेक्ट डाल दिए, तुरंत मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सीलरेशन तुरंत आ जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा, इसका मतलब FSP इस mg को संभाल नहीं पा रहा। और क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, नहीं डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन के साथ मोशन भी आ रहा है। ठीक है, डिफॉर्म जितना होना था वो हो चुका है, तो फिर सेम कहानी बनेगी नहीं बनेगी यहाँ पे, ऐसा ना, इतने में कोई समस्या नहीं। चलिए एक एग्जांपल से यहाँ से मैं समझाता हूँ, मैं इन सभी बातों को मिटा देता हूँ, जो बातें आपको याद रखनी है वो समझा देता हूँ। ये बातें जैसे इसमें होती है वैसे इसमें भी होंगी, अब चाहिए तो कर लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। विथ फीलिंग, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पुली है, तो इस पुली से इस साइड क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग, और यहाँ पे एम मास से सेम कहानी को ले रहा हूँ मैं। इधर क्या है, रस्सी है, रस्सी लिया मैंने, ठीक है, और इधर कितना है आपका, मान लेता हूँ 3M ने इसको 2M कर देते हैं, ठीक है, दोगुना से। अब यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, FSP उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, ठीक है, और इधर क्या होगा भाई, इधर क्यों टेंशन उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, होगा। अच्छा, इस कंडीशन में पहले इस स्प्रिंग को पकड़े जहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, M मास का ऑब्जेक्ट है, तो नीचे की ओर क्या होगा, mg लगेगा, यहाँ पे ऊपर की ओर इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, FSP, तो FSP क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब इस FSP की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, K इंटू डेल्टा एक्स अपॉन कुछ नहीं इज इक्वल टू mg,
यानी इस FSP ये FSP mg के बराबर तब होगा जब माइनस के इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जब mg के बराबर हो जाएगा। और हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी देखा है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे चूंकि मान लेते हैं कि अभी फिलहाल में ये 2m है, अगर ये m होता था यहाँ पे m होता था, यहाँ पे mg होता और यहाँ पे इस कंडीशन में टेंशन बराबर हो जाता mg। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, टेंशन भी लिख सकते थे, यानी यही कहानी पुनः मिला जुला के आ रही है जहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझिएगा, समझेंगे क्या उसको देखिए। जैसे यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो FSP यहाँ पे जितना है उसको छोड़ दो, लेकिन अभी हमारा मास m तो नहीं है, 2m है। यहाँ पे टेंशन कितना होगा सर, टेंशन बराबर होगा 2mg होगा कि नहीं होगा, होगा 2mg के बराबर होगा। और अगर मैं इसको 2 को इधर भेज दूँ तो t/2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, mg हो गया। मैं इस चीज को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जहाँ mg लिखा है वहाँ पे t/2 लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा माइनस के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा t/2। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू t/2 सॉरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2k, और भी किस में होगा माइनस में, मिल जाएगा। ये अभी जो समझाया समझ में है क्या हुआ, ये तो मैंने किसके एक और स्ट्रिंग रखा और एक और रस्सी। मैं अगर 3m ले लेता मास तब कितना हो जाता भाई, आ जाता ना, वहाँ पे क्या आ जाता -3 हो जाता। क्लियर है। और एक्सीलरेशन निकालना चाहो तो एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ कि कितना इसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा जब 3m आएगा। तो सेम कहानी लेके चलूंगा जैसे वहाँ पे लेके चल रहा था, माइनस वाली कहानी। वहाँ से एक वैल्यू निकालूंगा, मैं निकालूंगा बारी बारी भाई, यहाँ पे ऐड कर लूंगा भाई, यहाँ पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इसको और इसको घटाऊंगा, घटाने के बाद आ जाएगा। याद रखेंगे कि FSP बस किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। इतना ही आपको समझना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे भी बेस्ड हमको क्वेश्चन करने हैं, तो एक ही बार क्वेश्चन सीरीज आएगी जहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल में बस इतना याद रखिएगा, आगे हम क्वेश्चन के सारे ये सबको डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। जैसे कि आप जानते हो कि एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर आता है स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो K है वो अलग अलग स्प्रिंग के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, वेरी कर रहा होता है। हर स्प्रिंग के लिए सेम नहीं होता है, पहली बात तो ये समझिएगा, क्योंकि हर स्प्रिंग का मटेरियल सेम नहीं होता है। मटेरियल चेंज होगा तो K की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये जो K होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/L के। मतलब मान लीजिए स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग की जितनी लंबाई है, मान लेता हूं कि L है, ठीक है, तो जितना लंबाई बढ़ाओगे K उतना ही क्या होगा, कम होगा। K है क्या, एक्चुअल में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं स्टिफनेस को दिखा रहा होता है, रिजिडिटी को दिखा रहा होता है। तो अगर एक स्प्रिंग जितना लंबा होता जाएगा उसको खींचना उतना ही आसान होगा, यानी एक लंबे स्प्रिंग को फैलाना आसान है। लेकिन अगर एक बहुत छोटा स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग का टुकड़ा जितना छोटा होगा उतना ही उसको खींचना मुश्किल। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। अगर स्प्रिंग छोटा रहेगा तो उसको खींचेंगे तो मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा, अगर बड़ा रहेगा तो मतलब खींचने में आसानी होगा, तो आसानी से कर जाएगा। यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहीं पे दिखाई दे रहा है ना कि भाई जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना ही टफ नहीं, उतना ही आसान होगा उसको खींचना। यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। लंबाई बढ़ाते जाओगे तो फिर के क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इस रिलेशन को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि मान लेता हूँ कि मैं L लंबाई की रस्सी लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, और पूरा का पूरा रस्सी मतलब यहाँ पे स्प्रिंग ही है, ये तो L लंबाई का है। अब मैंने इसको कट कर दिया किस रेशियो में, 2:3 में, ठीक है ना। पूरी लंबाई का 2 भाग ये है और पूरी लंबाई का 3 भाग ये है। तो एक बात बताइए, क्या स्टिफनेस सबकी सेम होगी, अलग अलग हो जाएगी ना। यहाँ पे स्टिफनेस कुछ और, यहाँ पे स्टिफनेस कुछ और, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि लंबाई में क्या आ चुका है, चेंज। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो कितना लंबाई है, टोटल लंबाई का 2 गुना है, पूरी लंबाई का 2 भाग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पूरी लंबाई का 2 भाग में L/2 लिख सकता हूँ,
नहीं सर, L बाई कितना लिख सकता हूँ? अच्छा टोटल लंबाई कितनी है भाई? 2 और 3 लेके टोटल 5 है ना? 5 यूनिट का मान ही तो आपका क्या है? L है ना? 1 यूनिट का मान कितना होगा? L बाई 5। कितना है ये? 2 यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2L/5 सर L बाई 10 हो जाएगा। देखिए एक है, अरे आपको कुछ कहेंगे, हाँ कहेंगे 2 यूनिट मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इतना बेसिक चीज समझेंगे। 3 यूनिट का मतलब 3L/5 समझ पा रहे हैं? ध्यान देंगे फिर से नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज रह गए तो फिर जीवन बीत जाएगा आपका। फिर से देखिएगा, एक L लंबाई का वायर लिया मैंने, वायर मतलब स्प्रिंग लिया मैंने, 5:7 में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरी लंबाई को 2 भाग में बांटा, एक 5 भाग और दूसरा 7 भाग। तो आपको क्या नजर आया? इस 5 और 7 को जोड़ देंगे तो L के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब टोटल कितना है? 12 यूनिट का मान कितना है? L। 1 यूनिट का मान कितना होगा? L/12। मुझे कितने यूनिट का मान चाहिए? 5 यूनिट का। तो क्या करूंगा? 5 से इधर भी गुणा कर दूंगा, है ना, और 5 से इधर भी गुणा कर दूंगा, तो 5L/12। तो क्या हो जाएगा? 5L/12 हो गया? ये हो गया। यानी इतने का लंबाई कितनी होगी भैया? 5L/12। इसका कितना हो जाएगा? 7L/12। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इसकी स्टिफनेस देखते हैं, इसकी स्टिफनेस देखते हैं। मतलब स्टिफनेस में बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअल में स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे देखूंगा तो क्या होगा? देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। अब L की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे है 5L/12 है, 5L/12 है। अच्छा एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मैं सीधा यहाँ पे इक्वल टू डाल लेता हूँ। कांस्टेंट को ये आएगा, मैंने इसको 1 मान लिया, ठीक है। मैंने ये माना है कि K इज इक्वल टू कितना है? K इज इक्वल टू है मेरे पास 1/L, ये मान लिया है। यहाँ पे 1/L आएगा, इसका मतलब क्या है? K है, ठीक है। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास? K इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5L होगा, हो गया। अच्छा इसको भी आइसोलेट करो तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 12/5 इंटू 1/L, है ना, 1/L। ये K क्या है? ये आपका ओरिजिनल वाला था, है ना, और ये क्या है? तो ये आपका ओल्ड वाला है। ये कौन सा है? ओल्ड, सॉरी ओल्ड कह रहा हूँ, न्यू वाला है या चेंज वाला है, सिंपल है ना, चेंज वाला है। तो ये देखो 1/L क्या था? पुराना वाला था, तो पुराने वाले का कितना हो गया स्टिफनेस? यानी यहाँ पे अगर मैं चेंज वाला बोलूँ KC इज इक्वल टू 12/5 इंटू K ओरिजिनल, हो गया कि नहीं हो गया? ये आ गया। ऐसे ही इस पोर्शन का देखा जाए, इस पोर्शन का तो क्या हो जाएगा उसका? भाई 12 ऊपर कर दो, बाकी नीचे कर दो। दैट मीन्स इसका यहाँ पे देखा जाए तो इसका आया है हमारे पास 12K/5, और यहाँ पे इसका K देखा जाए तो कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 12K/7। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट वो हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? आया ना? चलिए और देखिएगा और समझिएगा, ताकि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, कोई समस्या ना रहे आपके मन में। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बाकी कुछ तो दिया ही नहीं है, इसी के बारे में दिया है। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास L लंबाई का वायर था, इसको मैंने, वायर मतलब स्प्रिंग ले रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, इसको 2, इसको 1, इसको 5। कैसे निकालूंगा मैं? बारी बारी एक एक पोर्शन। मतलब ये टोटल कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई का 2 भाग यहाँ पे दिखा गया, तो इसका मतलब 2, 1, 3 और 5, 8, यानी 8 यूनिट का मान कितना है? L। 2 यूनिट का चाहिए तो सबसे पहले 1 यूनिट का निकालो, L/8 हो जाएगा। 2 यूनिट का निकालूंगा तो 2L/8 हो जाएगा, इसका मतलब L/4 हो जाएगा। 2 यूनिट का L/4। ऐसे 1 यूनिट का निकालूंगा तो 1 यूनिट का ऑलरेडी है L/8। 5 यूनिट का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 5L/8। सबका K निकाल सकता हूँ मैं, मुझे पता है K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/L। इस पूरे वायर को जब मैं नहीं काटता तो कितना होता है? K इज इक्वल टू 1/L, ठीक है। अब मैं इसको मान लेता हूँ क्या? ओल्ड वाला मान लिया। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इस A पोर्शन का, मतलब इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो A पोर्शन वाले का देखता हूँ, यानी KA निकालता हूँ मैं। तो KA क्या होगा? तो सर यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी हैं। KA में लंबाई कितनी है? तो ये सर है टोटल लंबाई का
2 है ना, तो इसका मतलब L/4, L/4, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा के ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन, यहाँ 4 ऐसे रहने दीजिए, 1/L को क्या कर लीजिए अलग, 1/L मतलब ओल्ड वाला है ये, तो के इज इक्वल टू 4 इंटू के नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। अभी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, पहले हम निकाल लेते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे के नॉट निकालेंगे, सॉरी के नॉट की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, अब हम के बी निकालते हैं, है ना, यानी इस बी वाले पोर्शन में कितना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे है L/8 आया ना, 1/L/8, 8 को ऊपर कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 8, और 8 को अगर अलग कर दीजिए 1/L अलग, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे कितना आ गया K0, यानी KB इज इक्वल टू 8 इंटू K0। ऐसे ही KC निकाल सकता हूँ मैं, तो KC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/, कितना है मेरे पास, तो इस पूरे यूनिट का लंबाई कितने हैं 5L/8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो KC इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 8/5 इंटू 1/L, यही होगा, और 1/L मतलब K0 यानी ओरिजिनल वाला, तो 8/5 इंटू K0, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा के कहाँ होगा, सबसे ज्यादा के कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे होगा, मतलब ए वाले पोर्शन में की ज्यादा होगा कि बी वाले में कि सी वाले में, ये मैं पूछ रहा हूँ, किस पोर्शन, मतलब काट के अलग अलग किया मैंने ना, तो किस वाले में ज्यादा होगा, तो जिसमें लंबाई ज्यादा होगी, किसमें लंबाई ज्यादा है, सी वाले में है, और आप कह रहे हैं कि क्या है वहां पे के क्या है बी वाले में ज्यादा है, तो लंबाई कम रखिए। गुड, सबसे कम लंबाई कहाँ पे है बी वाले में, बी वाले में कम है, इसीलिए यहाँ पे के क्या है ज्यादा है, यही तो समझना है, लंबाई जहाँ कम के वहां पे ज्यादा, के ज्यादा मतलब उसको डिफॉर्म करना, उस स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन उतना ही टफ है, समझा ना, तो के भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद लंबाई कहाँ पे कम है इन दोनों में, सी और ए में, सर ए में, तो के ए ज्यादा होगा, फिर सबसे कम कहाँ होगा तो के सी में, क्योंकि यहाँ पे लंबाई ज्यादा है, सबसे कम लंबाई बी, उससे भी, उससे मतलब अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा कौन है ये, और सबसे ज्यादा लंबाई सी में है, तो लंबाई ज्यादा तो के की वैल्यू कम, यानी ऐसी एक बात क्लियर हो गई। और वो क्या क्लियरेंस है, क्या क्लियरेंस है कि अगर स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई है तो इसका मतलब के का मान कम होगा, क्लियर है, यानी उस स्प्रिंग को खींचना टफ है जिसकी लंबाई क्या है कम है, ठीक है। तो आप देखते भी होंगे आपके वहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्प्रिंग मिलते होंगे, ठीक है ना, आपके वहाँ बहुत अलग अलग टाइप के स्प्रिंग का मतलब, जैसे आप अलग अलग पदार्थ, देखिए यहाँ पे मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा होता है, केवल लंबाई तो नहीं मतलब है, लेकिन सेम मटेरियल की लंबाई में अगर फर्क लेके आते हो तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एक ही स्प्रिंग को काटा जा रहा है, दूसरा स्प्रिंग नहीं आया है, तो उसके लिए तो कहानी और चेंज हो जाएगी, समझ पा रहे हैं ना, क्या समझ में आ गई कहानी, हाँ। तो आपके पास अलग अलग मटेरियल के स्प्रिंग मिलेंगे, तो उनको खींचेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से फील होगा कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम, लेकिन अगर सेम टाइप के स्प्रिंग को आप काट के खींचिए तो जो ज़्यादा लंबाई वाला है वो इजीली खींचाएगा, और जो कम लंबाई वाला है वो टफ होगा खींचना, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए अगर अलग अलग दो स्प्रिंग है उनको जोड़ा जाए तब क्या होगा, ठीक है, अलग अलग दो स्प्रिंग है तो उनको जोड़ा जाए तब क्या होगा, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये भी बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आपको दो तरीके से मिलेंगे, कितने तरीके से, दो तरीके कौन है, एक तो तरीका होगा कि हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे, और दूसरा पैरेलल, दूसरा क्या होगा पैरेलल, जैसे आप पढ़ते आए हैं क्लास 10th के अंदर रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो एक तो सीरीज में एक तो पैरेलल में, तो अगर आप रेजिस्टेंस का ऐड कर रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं और वहाँ पे दो तरीके आप देखते हो, तो एक होता है आपका सीरीज, अब सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, तो एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही होता है रेजिस्टेंस, मतलब ये एक एंड है इसका, एक दूसरा एंड ये है, तो दूसरे एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड, मान लेते हो ये पहला रेजिस्टेंस है तो दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ,
और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। तो इस R2 का जो इंड पहला इंड है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का जो दूसरा इंड उससे जोड़ दिया गया, ठीक है ना। और ऐसे ही R2 का जो मतलब दूसरा इंड है उसको तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाएगा ना, फर्स्ट इंड से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही चल रहा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर दिया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से होता है, ये एक प्रतिरोध है, ऐसे ही दूसरा प्रतिरोध है और इसको लाके जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों का दोनों सिरा एक साथ होता है, समझ पा रहे? यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो। देखिए ये एक प्रतिरोध R1 है और ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, तो R1 R2 के क्या है? पैरेलल है। इसमें जो एक सिरा होता है, देखिए इसका भी सिरा और इसका भी सिरा, मतलब इसका स्टार्टिंग वाला सिरा स्टार्टिंग वाले से जोड़ेगा, जब पहले प्रतिरोध का स्टार्टिंग वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के स्टार्टिंग वाले से जुड़ेगा, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मान लेता हूँ ये A था ये B था, तो दूसरे वाले प्रतिरोध के भी दूसरे सिरे से जुड़ेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। तो ये सीरीज हो गया, ये क्या हो गया? पैरेलल। अब इनको हम निकालते कैसे हैं? अगर हम इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालें तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग लिखते हैं सर R इज इक्वल टू डायरेक्टली R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल वाले में क्या करते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कर लेते हैं। स्प्रिंग में भी ऐसे ही करेंगे। स्प्रिंग भी हमारा एकदम सेम टाइप से नजर आ रहा नहीं आ रहा, यानी स्प्रिंग ऐसे जोड़ा जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो कोई स्प्रिंग है तो कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, फिर इसी स्प्रिंग से हमने दूसरा स्प्रिंग इसी में जोड़ दिया, लेकिन दो अलग अलग स्प्रिंग है तो इनका K1 मतलब इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा अलग अलग होगा, ये K1 होगा और ये क्या होगा? K2 होगा, हाँ या ना। जबकि एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, एक स्प्रिंग को ऐसे जोड़ें और दूसरे स्प्रिंग को ऐसे जोड़ दें, और ये दोनों के दोनों जाके किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ जाए, मतलब ऐसे जुड़े हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और यहाँ पे क्या होगा? K2। समझ पा रहे? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा स्प्रिंग का, और ये क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं? उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब भाई ये दो अलग अलग, इनको काट के क्या कर दो, एक ही में जोड़ दो, मतलब इनके जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लेके आते हैं जो इन दोनों के जगह पे काम करे। वैसे ही ये दो अलग अलग स्प्रिंग है तो मैं क्या चाहूंगा? एक स्प्रिंग बना देना, यानी इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ भी निकालूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना वो क्या है? इक्विवेलेंट है। तो भैया अगर ऐसे जुड़ा हो तो इस पूरे को हटा के मैं एक प्रतिरोध लगा देता हूँ, है ना, और वो इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहलाएगा। क्लियर? तो अगर मैं मान लूं यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालूं, यानी यहाँ पे अगर मैं निकालूं टोटल तो क्या मिलेगा मुझे? तब यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/K, यानी वहां पे तब जो मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट नजर आएगा वो 1/K होगा, 1/K1 प्लस 1/K2 के सीरीज में। जबकि सीरीज में प्रतिरोध इसमें कैसा होता है? सिंपल जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उल्टा, यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जैसा होता है उसका जस्ट उल्टा चलता है। और यहाँ पे पैरेलल वाले में कैसा होगा? तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिलेगा, ये इक्विवेलेंट है, K इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको K1 प्लस K2, है ना। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दो अलग अलग स्प्रिंग को जोड़ते हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है, और उसके बाद उनका क्या निकाल लेते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या निकाल लेते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। जैसे ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं तो वैसे यहाँ भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, है ना। तो चलिए आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए देखिएगा आगे कैसे ही आता है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने दो स्प्रिंग दिया, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, और इसको मैंने किसी m मास के ऑब्जेक्ट से बांध दिया, ओके। और इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। दो अलग अलग स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब जब मैं इसको खींचूंगा तो थोड़ा ध्यान से फील करिएगा, इस m मास को मैं खींचूंगा तो ये भी खींचेंगे, लेकिन इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो ये दोनों इक्वली नहीं खींचेंगे। समझ पा? अगर सेम होता स्प्रिंग कांस्टेंट तब तो ये बराबर खींचते हैं, लेकिन दो अलग अलग स्प्रिंग है, जैसे कि रस्सी के स्थिति में होता है। मैंने बोला स्प्रिंग को मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है,
तो जैसे सेम रस्सी होती है तो सेम टेंशन उत्पन्न होता है, वैसे ही जब रस्सी अलग अलग हो जाती है तो टेंशन अलग अलग हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पे स्प्रिंग के केस में। समझ पा रहे हैं? डिफॉर्मेशन भी दोनों के अंदर क्या आएगा, अलग अलग। अब इस एफ फोर्स के कारण आपको भी पता है कि ये आगे जाएगा तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन आएगा, तो हो सकता है इस K2 के अंदर मैं मान लेता हूँ कि X2 आता है डिफॉर्मेशन और इसके अंदर X1। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूँ टोटल डिफॉर्मेशन कितना आया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है सर x1 प्लस x2, है कि नहीं? ये x2 खींचा और ये x1 खींचा, टोटल कितना आया x1 प्लस x2। क्या इसमें कोई दुविधा? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। टेन डेल्टा एक्स हमारे पास इतना आ गया है। अब थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे फोर्स की बात करूँ तो एक बात बताओ, ये जो फोर्स होगा यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पे कितना होगा सर, K1 इंटू x1 होगा, यही होगा। यहाँ पे कितना होगा K2 इंटू x2, और आप सब माइनस लगा देते हैं माइनस। इस माइनस की भी कहानी मैं समझा देता हूँ, माइनस क्यों आ रहा है। माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अगर मैं मान लो कंप्रेस करता तो भी अपोजिट डायरेक्शन होता, तो मैं यहाँ पे, चलो अभी माइनस की कहानी बाद में बता दूंगा, हैंग मार देंगे। ये माइनस लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, माइनस लगा के चलते हैं। तो ये भी यहाँ पे कितना आया, K2 x2 आया है, यहाँ पे K1 x1 आया है, और यहाँ पे क्या है, फोर्स F है मेरा। इस F के कारण जो फोर्स है, मतलब F के कारण अगर हम बात करें तो F के कारण कितना आया होगा वो अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों का समझते हैं। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे हो सकता है? और ये दोनों के दोनों उतने ही होंगे जितना ये है, नहीं मिला के नहीं, सेम जितना इधर लगा उतना ही इसके और इसके बराबर होंगे, मिला के नहीं होंगे। यार खुद फील करो, मैंने खींचा इसको, किसको, इस ब्लॉक को, तो ब्लॉक से जुड़ा है ये, तो जितना फोर्स इस M के ऊपर जाएगा M पूरा ट्रांसफर इसके ऊपर करेगा। क्यों? क्योंकि M बंधा है इससे। अब ये अपने अंदर डिफॉर्मेशन, दैट मींस ये इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ, अगर ये डिफॉर्मेशन चाहता है तो इसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे, क्योंकि ये बंधा है इससे। समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ये F फोर्स गया तो इस F फोर्स ने इसके ऊपर अप्लाई किया M मास के ऑब्जेक्ट पे, M मास से ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये टोटल फोर्स इसको दे देगा कि भैया तुम चाहोगे तो ही तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये टोटल फोर्स किसके पास चला गया, इसके पास। अब ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन इससे कनेक्टेड है कौन, ये, तो इसने ट्रांसफर कर दिया इसको, कहा कि तुम आगे बढ़ोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, दैट मींस इसके पास आ गया। तो क्या ये फोर्स, मतलब यहाँ पे जितना फोर्स है इस मास के ऊपर, वही फोर्स इसके पास आया है और वही फोर्स इसके पास आया है, ये सभी फोर्सेस बराबर है, हाँ या ना? अब इसी चीज के अंदर फिर टेंशन लेके आओ। आप कहोगे सर टेंशन लेके आएंगे तो अलग अलग फोर्स होना चाहिए ना, टेंशन फोर्स लेके आओ अलग अलग। देखो यार इलोंगेशन अलग अलग हो सकती है लेकिन फोर्स तो दोनों की सेम होगी ना। फिर रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, अभी कह रहे थे रस्सी अलग अलग, अभी कह रहा हूँ रस्सी सेम है। यार इलोंगेशन के मामले में दोनों की कांस्टेंट अलग अलग है ना, इसलिए रस्सी का जो डिफॉर्मेशन है, मतलब स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ कनेक्टेड है ना। एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने एक रस्सी ली यहाँ तक आई, फिर मैंने एक दूसरी रस्सी ली और इसी में बांध के फिर दूसरी रस्सी को आगे बढ़ाया। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसके यहाँ पे एक लटका देता हूँ M मास का ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ भी तो टेंशन T ही होगा, मान लो जाके किसी से और है जुड़ा हुआ है ना। भले ही बीच में क्या कर दिया तुमने, बांध दिया, तो क्या खत्म हो जाएगा क्या? रस्सी तो सेम है ना, बांधने से क्या हो रहा है भाई, आप यही तो कर रहे हो, लंबाई और बढ़ा के आगे बढ़ रहे हो, तो टेंशन तो वही रहेगा रस्सी के अंदर जो यहाँ पे है। वैसे सेम तो हुआ है, भले ही अलग अलग स्प्रिंग है लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। और अगर आपस में कनेक्टेड है दैट मींस जो फोर्स यहाँ पे रहेगा वही फोर्स यहाँ पे रहेगा, है ना। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ सर कि माइनस K1 x1 बराबर होगा माइनस K2 x2 होगा, और ये पूरा जाके बराबर किसके हो जाएगा, तो सर टोटल डिफॉर्मेशन जितनी हुई है मतलब डेल्टा एक्स है ना, और टोटल इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो मैं इन दोनों की जगह पे एक नॉर्मल एक स्प्रिंग लूंगा, सपोज कर लूंगा कि भैया ये दो अलग अलग स्प्रिंग थे, तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे मैंने एक सिंगल स्प्रिंग स्प्रिंग ले लिया, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा, M मास का ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर अब फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, इनके इक्विवेलेंट कांस्टेंट मैंने डाल दिया, इन दोनों स्प्रिंग के अंदर जो कांस्टेंट था उनकी जगह पे मैंने एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। अब इसके कारण जब मैं फोर्स डालूंगा तो उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा जितना पहले हुआ था, आएगा ना, कितना आएगा, डेल्टा एक्स का डिफॉर्मेशन आएगा। तो फोर्स क्या बन गया मेरा, यहाँ पे बन गया मेरा, यहाँ पे बन गया मेरा
सो डेल्टा एक्स इंटू के ई, और वो भी किसमें, माइनस में। हो गया। अब मैं यहाँ से इन सभी बातों को यहाँ पे समझ कर सकता हूँ, रख दो, काम खत्म, यहाँ पे लेके आओ, रख दो। डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकाल सकता हूँ बताओ। अच्छा ये सब के सब क्या है, फोर्स ही तो है, सब के सब को फोर्स के बराबर कर सकता हूँ, ये सब के सब क्या है, फोर्स है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये सब के सब क्या है, फोर्स है। क्लियर है, आया ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, वो होगी माइनस एफ अपॉन एक्स के, सॉरी होगा डेल्टा एक्स के जगह पे, अरे भाई एफ सबके बराबर है, दैट मींस सभी तो फोर्स सीधे, तो एफ इज इक्वल टू, अगर माइनस मेरे पास k1 x1 है तो मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा तो इसके नीचे कर दूंगा, यानी एफ अपॉन x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस k1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही तो मैंने किया है, बस यही करते जा रहा हूँ मैं। अब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस एक्स एफ अपॉन x1, सॉरी k1, यहाँ पे मैंने x1 निकालना था, मुझे उसको भेज दिया, यहाँ पे मैं x1 को रहने देता हूँ, x1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, मैंने क्या किया यहाँ पे k1 को भेज दिया, तो k1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस है प्लस, यहाँ पे क्या करूंगा मैं x2 निकालूंगा, तो x2 का मतलब माइनस एफ अपॉन k2 हो गया। बिल्कुल सर। अब यहाँ से माइनस एफ कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे माइनस एफ ऐसे रहेगा, और अपॉन के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एफ बाहर हो चुका, अंदर क्या हो चुका है, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 हो गया। अब माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, 1 अपॉन के ई इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। क्लियर है, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कांस्टेंट। मिल गया कि नहीं मिल गया, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर करते हैं वैसे ही किया मैंने। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख रहे हैं, किस फॉर्मेट में, ये कौन सा है, जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सीरीज के फॉर्म में, जब हम सीधा सीधा देखते हैं। कैसे आया, समझ में आया, एक एक पॉइंट को समझिएगा। दो स्प्रिंग लिया, दोनों के ऊपर एक फोर्स अप्लाई है, तो दोनों के कारण अलग अलग इलांगेशन आएगा, क्योंकि दो अलग अलग स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग, तो डिफॉर्मेशन भी अलग अलग, तो दोनों का डिफॉर्मेशन मिला के टोटल चेंज आएगा x1 प्लस x2। अब मुझे पता है कि ये जो फोर्स मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला है वही सेम फोर्स इन सब के ऊपर लगेगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स आएगा इस स्प्रिंग के अंदर और इस स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होगा, होगा। अच्छा अब होगा क्या, अब यहाँ से ये होगा कि सिंपल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आगे बढ़ाऊँ तो केस को मैंने आगे बढ़ाया, देखो मैं स्प्रिंग फोर्स निकाल रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा है, इधर मैं जितना लगाऊंगा इतना ही अंदर की ओर खींच रहे होंगे, वही मतलब मैंने उसको आपको खींचने के फॉर्मूले में बताया। फिर मैंने ये बताया कि देखो यार ये बराबर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग है वो क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि बस मैंने एक स्प्रिंग को दूसरे स्प्रिंग से जोड़ा है, तो फोर्स इसलिए बराबर आ रही है। क्लियर है ना, और वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स इंटू के ई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बन गया आपका। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ स्प्रिंग का तो कैसे करेंगे। अब मैं ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख सकता हूँ, बिल्कुल। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं स्प्रिंग का। यहाँ से मैं मिटा सकता हूँ, आया बिल्कुल। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिएगा। मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्प्रिंग बंधा हुआ है और ये स्प्रिंग जाके कनेक्टेड है, दो स्प्रिंग अलग अलग है, ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है, और ये दोनों जाके क्या कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, एम मास के ऑब्जेक्ट से। और फिर मैंने क्या लगाया, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। दो अलग अलग स्प्रिंग है तो 100% कांस्टेंट क्या होंगे इनके, अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मैं आगे देखूंगा तो क्या होगा, एफ फोर्स के कारण ये खींचेंगे, तो एक बात बताओ, खींचेंगे ये तो क्या दोनों का फोर्स सेम होगा, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम होगा, नहीं। यार याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था, पानी वाला। पानी मतलब धारा वाला, याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। जितना आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो उतना अच्छे से समझने का प्रयास करो।
धारा को मैंने क्या मान लिया था, पानी। अब यहाँ से धारा निकल रही है, ठीक है। अब धारा जा रही है, यहाँ पे धारा आएगी, धारा के कितने रास्ते, 2 रास्ते। अब ये इधर जाए कि इधर जाए, मान लो आई धारा यहाँ से निकली है, तो अब ये इधर जाए कि इधर जाए, सर दोनों हो जाएगी। जैसे पानी है, पानी को जब आप भेजोगे पाइप के रास्ते, और पाइप आगे से जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या होगा, पानी दोनों में जाएगा, है ना। क्या दोनों में आई एक जाएगा, नहीं सर, वही आई जो पानी आया है वही डिवाइड हो जाएगा। इधर कितना जाएगा I1 और इधर कितना जाएगा I2। सेम कॉन्सेप्ट तो है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा F, तो एक बात बताओ, क्या बताऊं सर, कि इसके अंदर फोर्स और इसके अंदर फोर्स सेम रहेंगे, दोनों का सेम फोर्स तो नहीं ना जाएगा। इसके अंदर कोई फोर्स जाएगा F1 और इसके ऊपर जाएगा फोर्स F2, आ जाएगा, है ना। इस स्प्रिंग के ऊपर F2 और इस स्प्रिंग के ऊपर F1 जाएगा। भाई इसकी स्टिफनेस अलग है तो फोर्स अलग होगा, समझना है मेरी बात को। अब सुनो ध्यान से, लेकिन जब ये इधर से जाता है, इधर से जाते 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 जब यहाँ पे आता है तो I1 मिल जाता है और इधर से I2 आके मिल जाता है, और पुनः ये क्या बन जाता है, I बन जाता है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं कि I ही डिवाइड हुआ था I1 और I2 में, और I1 और I2 अगर मिल जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, I। 10 लीटर पानी भेजा, 4 लीटर इधर चला गया, 6 लीटर इधर चला गया। फिर जब दोनों पाइप एक जगह पे हुए तो 6 और 4 दोनों आ जाएंगे एक पास, 6 4 फिर से क्या हो गया 10। तो ऐसे ही जब फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2, दोनों मिला के ही F बराबर F1 और F2 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, आया ना। और ये ध्यान देना, मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के यहाँ पे क्या है, बराबर है, इसलिए मैं ये सब बातें कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब F इज इक्वल टू क्या हो चुका है, F1 प्लस F2। एक बात बताओ, जब मैं खींचूंगा F फोर्स लगाऊंगा, अभी तो हम लोगों ने कांस्टेंट देख लिया, फोर्स देख लिया, अब आता है कितना डिफॉर्मेशन हुआ इसके बाद। तो एक बात, तो इस स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन कुछ और होगा, इस स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन कुछ और होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। इस ऑब्जेक्ट, भाई एमी मास का ऑब्जेक्ट है, जब तुम खींचोगी तो ये तो बराबर खींचाएगा ना। ऐसे होगा क्या कि ये ऊपर हो जाएगा, ये इंचेस डिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं होगा। खिंचाएगा तो दोनों बराबर ही खिंचाएगा, है कि नहीं है। ये दोनों स्प्रिंग के अंदर जो डिफॉर्मेशन आने वाला क्या आने वाला है, सेम। यानी यहाँ भी डेल्टा F, यहाँ भी डेल्टा X, F नहीं डेल्टा X, यहाँ भी डेल्टा X डिफॉर्मेशन आएगा, यहाँ भी डेल्टा X डिफॉर्मेशन आएगा। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने सोचा यार इन सबको हटाओ, 2 अलग अलग स्प्रिंग का झंझट कौन लेगा, इन दोनों को मिला के एक स्प्रिंग बनाते हैं। और मैंने इन दोनों के जगह पे एक स्प्रिंग बनाया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इन दोनों को मिला के मैंने एक स्प्रिंग बना दिया। इन दोनों को मिला के एक स्प्रिंग बनाने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट Ke मान लिया, मतलब इन दोनों के कांस्टेंट के बराबर मैंने इक्विवेलेंट कांस्टेंट मान लिया। इसका मास क्या है, m है, और फोर्स कितना लग रहा है, F। अभी भी कहानी वही है, समझ आ रहा है। और अभी भी कितना आएगा डिफॉर्मेशन, तो अभी भी डिफॉर्मेशन आएगा डेल्टा X। कितना डिफॉर्मेशन, डेल्टा X। भाई बात तो वही चलेगी ना, डिफॉर्मेशन तो उतना ही चलेगा, तो कांस्टेंट तो उन्हीं दोनों का है ना, मिला के लिया गया है। ये सार लोग रहना बोलिए, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में अगर मैं इन तीनों जगहों के फोर्सेस को देखूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है सर डेल्टा X इंटू K1 इज इक्वल टू F1 यही होगा, वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। F2 कितना होगा भाई, F2 देखो सर वो होगा डेल्टा X इंटू K2 हो जाएगा। यहाँ पे F कितना होगा सर, F हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा X होगा। इन्हीं बातों को कहाँ पे चिपका दो, वहां पे, काम खत्म आपका, चिपका दो यहाँ पे। तो F का मतलब क्या है, डेल्टा X इंटू Ke इज इक्वल टू, माइनस में माइनस लगा देंगे, यहाँ पे होगा डेल्टा X इंटू K1 प्लस यहाँ पे कितना होगा डेल्टा X इंटू K2, और सब माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो पहले बीच में प्लस लगा लो, इसके अंदर क्या रहेगा, माइनस में। अब क्या सेम है दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर सर है माइनस डेल्टा X, तो माइनस डेल्टा X को बाहर कर लो, ये Ke इज इक्वल टू माइनस डेल्टा X बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया K1 प्लस K2, डेल्टा X से डेल्टा X खत्म, Ke इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, K1 प्लस K2, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट। यानी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, K1 प्लस K2, ठीक है।
यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। कई सारी चीजें आपने सीख ली कि स्प्रिंग का कांस्टेंट स्प्रिंग चेंज होने पे अलग हो जाता है, जैसे स्प्रिंग चेंज होने पे टेंशन अलग हो जाता है, वैसे स्प्रिंग चेंज होने पे स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है। और स्प्रिंग तनेगा कि नहीं तनेगा, यानी स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग मटेरियल पे। तो आई होप इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपसे अगर बोल दें कि स्प्रिंग के द्वारा काम कितना, मतलब इस स्प्रिंग फोर्स के द्वारा काम कितना किया गया, तो बता लेंगे? इतना इजी है, इसमें बताने की जरूरत है कुछ भी नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी स्प्रिंग फोर्स के आने से कितना डिफॉर्मेशन आया, यही तो होगा वर्क, आया ना? अरे आना बोलिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आप देखिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो इसके बाद एनर्जी, फिर खेल खत्म।